हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करेंगे एसएसटी की बुक इकोनॉमिक के चैप्टर 3 मुद्रा और साख। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा और साख की चैप्टर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। बट उससे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी। तो हम पहले इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर अपने शुरू करेंगे। आज हम इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आंसर, 2 मार्क क्वेश्चन आंसर्स, 3 मार्क क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। शुरू करते हैं। मुद्रा विनिमय के माध्यम से सामान्य रूप से स्वीकार्य है, जो मूल्य के मापक तथा भंडार के रूप में कार्य करती है। तो ये देखिए, जो हमारा ये जो हैगा मुद्रा माध्यम के सामान्य रूप में स्वीकार्य है। तो देखिए, मुद्रा जो हैगी हमारी, हम इसको कहीं पे भी किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं। अगर हमें मुद्रा में जैसे कोई चीज़ चाहिए हमें, तो हम जाकर सीधा सामान लेंगे, सामान वो हमें वापस कर, हमें कोई सामान खरीदना है, ठीक है, हम गए सामान लेने, हमने अगर हम उसको मुद्रा देंगे तो वह मना नहीं कर सकता, भाई मैं तो मुद्रा मध्य हमें तो गेहूँ दे, वस्तु विनिमय पता होगा ना। हाँ, तो बस वैसा ही है। अभी आगे देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। तो ऐसा ही है। तो मुद्रा को हम कहीं पे भी किसी भी रूप में स्वीकार कर सकते हैं और उसको हम कहीं पे भी बचा के भी रख सकते हैं। ये हमें गाली नहीं देगा, हमारा आगे काम ही आएगा। मुद्रा के प्रकार। तो मुद्रा आपको भी पता है कि मुद्रा ऐसे तो 7-8 प्रकारों की होती है, लेकिन आज में 2 ही 3 प्रकार लिखे हुए हैं, तो मैं आपको 2 ही 3 प्रकार के बताऊंगा। तो चलिए ये देखिए, कागजी मुद्रा जो कागज के काम के बने विभिन्न अंकित मूल्यों के नोटों से है। तो देखो, कागजी मुद्रा क्या होती है, जैसे हमारी नोट होती है 100 की, 50 की नोट होती है, ऐसे कागजी मुद्रा का मतलब होता है कागज की नोट पर वो जो नंबर वो होते हैं ना, लिखे हुए कि हमारे इतने नंबर की नोट है, ये हमारे इतने नंबर की नोट है। तो वो होगी हमारी कागजी मुद्रा, ठीक है। और धातु मुद्रा सोना, चांदी, निकल, तांबा आदि किसी भी धातु से बनी मुद्रा को धातु मुद्रा कहते हैं। हाँ, ये तो हमें पता चल गया। जैसे धात्विक मुद्रा का मतलब होता है वो मुद्रा जो हमें जैसे हमारी 1 रुपये के, 2 रुपये के सिक्के हैं, तो ये भी धात्विक मुद्रा है। धात्विक मुद्रा सोना, चांदी किसी की भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे उधार देने या निवेश करने के देश, यहाँ पे हमारा बैंकिंग मुद्रा है। बैंकिंग मुद्रा हम उसको चेक को भी कह सकते हैं। चेक भी हमारे बैंकिंग मुद्रा में ही आता है, क्योंकि चेक ना हमें सीधा जो अगर हमने किसी को चेक काट के दिया तो वो सीधा उस चेक को ले जाकर बैंक में अगर डिपॉजिट कर देता है तो उसे वहाँ से वो पैसे मिल जाएंगे। चेक एक वही जवाबदेही होती है कि हाँ, आपने इस व्यक्ति को पैसे दिए और इसके लिए आपने इसको चेक काट के दिया, इसलिए बैंक इनको ये दे रहा है। तो बैंक जो भी है इसको स्वीकार करता है चेक को। तो ये बैंकिंग मुद्रा होती है हमारी। और चौथी बात, औपचारिक ऋण के अंतर्गत बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर जाते हैं। तो औपचारिक ऋण तो आप सभी को पता है ना, जिसमें कम ब्याज दर लगती है, ब्याज दर कम होती है, बाकी जो लीगल प्रोसेस जितना भी होता है वो सब औपचारिक ऋण में आता है। औपचारिक ऋण हम सहकारी समितियों, मतलब जो सोसाइटीज़ होती है, हम औपचारिक ऋण सोसाइटीज से भी तो लेते हैं ना। तो औपचारिक ऋण हम सोसाइटी से लेते हैं, बैंकों से लेते हैं। तो ये हमारा औपचारिक ऋण होता है, जो हमें कम ब्याज दरों पर हमें ऋण देता है और उसके बाद हमें लोन भी दे देता है, हमें जो भी चाहिए होता है, और ये हमसे ब्याज भी कम लेता है। अनौपचारिक ऋण, इससे साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार। तो ये अनौपचारिक ऋण हम अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, दोस्तों से ले सकते हैं, अपने क्या नाम है जो पड़ोसी हो गए, हम पड़ोसियों से लेते हैं। तो साहूकारों से लेते हैं, महाजनों से लेते हैं। तो औपचारिक ऋण, औपचारिक ऋण तो हमें पता है कि हम बैंकों से, सहकारी समितियों से लेते हैं। पर जो अनौपचारिक ऋण है ये हम अपने पड़ोसियों से और बाकी अन्य लोगों से लेते हैं। औपचारिक ऋण जो होता है ना, इसमें हमारी ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है। अगर हमें छोटा सा भी ऋण चाहिए तब भी हमसे कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेते हैं। और ऐसा कुछ बैंक में भी सिस्टम है। बैंक में अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा ऋण चाहिए तो वो भी आपसे ज़मीन के कागज़ या फिर कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। बट ये है कि उनकी ब्याज दरें ज़्यादा नहीं होती, वो हमें पूरे लीगल प्रोसेस से हमें वो ऋण देते हैं। बाकी अनौपचारिक ऋण में ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है। तो हम सभी को पता है कि भारत में विनिमय माध्यम के लिए रुपये का यूज़ होता है। रुपया जो जैसे हम कहते हैं ना, 5 रुपये, 10 रुपये, तो 100 रुपये, 500 रुपये, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो हम जैसे पूछते हैं भाई इसका रेट क्या है, तो भाई इतने रुपये, हम इतने रुपये। तो भाई हमारे भारत में रुपये को उसकी मुद्रा की विनिमय का माध्यम कहा गया है, ठीक है। अब अब यहाँ पे थोड़े बहुत ये वो होंगे,
क्वेश्चन पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं, बट इसमें पॉइंट्स प्रिंट नहीं हो पाए तो मैं आपको बता देता हूँ। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि, तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है, तो देखिए पहला कारण क्या है कि जो मुद्रा हैगी इससे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है। तो मुद्रा जो किसी वस्तु या सेवा का मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी चीज़ खरीदने या फिर हम कहीं पे होटल में जा रहे हैं, कहीं मतलब हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, इससे कोई भी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं अपने लिए। जैसे हम जहाँ पे कहते नहीं है सब आजकल सब कुछ पैसा हैगा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहाँ पे हमारे पास पैसे रहेंगे वहाँ पे हमें कोई भी सेवा कोई भी सुविधा लेने से हमें कोई भी मना नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें कहेगा चले भाग भिखारी, ऐसे मार मार के भगा देते हैं ना कई बार। तो ऐसा ही होता है। तो ये हो गया। दूसरा, इससे दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिलता है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग आपको भी पता होगा ना कि जैसे आप पहले क्या था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चलता था, जो कि बहुत ही कठिन समस्या होती थी। उसमें क्या होता था कि अगर आपको यूज़ जैसे आपको कुछ सामान चाहिए तो आपको ना उसके लिए पहले किसी ऐसे व्यक्ति को तलाशना होगा जो आपका सामान ले, उसके बाद फिर आप उसको मतलब आपके सामान की आवश्यकता हो और आपको उसके सामान की आवश्यकता हो, फिर वो दोनों में वो भी होना चाहिए कि हाँ भाई हम लेंगे आपका सामान और आप हमारा सामान लेंगे। तो इसलिए पहले ना इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ढूंढना पड़ता था उन लोगों को, जो लोग होंगे उनको ढूंढना पड़ता था भाई कि हमें ये हमें अपना सामान चाहिए या फिर हमें अपना सामान देना है किसी को और किसी का सामान लेना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पहले लोगों को ढूंढना पड़ता था, पर अब ये समस्या खत्म हो चुकी है जब से मुद्रा विनिमय का माध्यम में आया। तो ये विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो ये सबको पता, ये तो वैसे ही है कि हमें कभी भी कहीं पे भी पैसे ले गए अगर हम, तो हमें कोई भी सामान कुछ भी हमें लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें कुछ भी कहीं पे भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी। तो हाँ, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये मुद्रा जब से विनिमय के माध्यम में है तब से सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। तो प्रश्न नंबर 3, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में मुद्रा का निर्गमन मतलब भारत में मुद्रा को क्या नाम है प्राधिकृत कौन करता है, भारत में मुद्रा को परमिशन कौन देता है। तो ये हमें देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमारी, केंद्र सरकार जो होती है। तो केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक इसको अनुमति देता है, पंजीकृत करता है कि हाँ ये जो हैंगी कि मतलब भारत की जो सरकार हैगी वो आरबीआई जानते हो ना, हाँ तो आरबीआई को वो ऑर्डर देते हैं। आरबीआई भारत सरकार की ओर से ये पैसे जो है कि आम जनता तक पहुँचाते हैं और छापते हैं, और ये उतनी मात्रा में छपते हैं जितनी सरकार से अनुमति होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं आते। तो निम्नलिखित में से कौन सा साख के औपचारिक साधनों में नहीं आते। बैंक नहीं, ये तो आते हैं, बैंक सहकारी साधनों में होते हैं। ये क्या नाम, औपचारिक ऋण का माध्यम बैंक ना, बैंक तो सहकारी समितियाँ, सोसाइटी समितियाँ मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई सहकारी समितियाँ कहते हैं, तो ये भी आते हैंगे। तीसरा, कर्मचारी। तो ये जो कर्मचारी है कर्मचारी औपचारिक ऋण में नहीं आते। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कर्मचारी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, SHG क्या है, SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ये आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में स्वयं सहायता समूह की बात आती है ना। बांग्लादेश का स्वयं सहायता समूह है ना, जो ग्रामीण बैंकों से ऋण लेते हैं। और स्वयं सहायता समूह किसी के भी हो सकते हैं, किसानों के हो सकते हैं और लोगों के हो सकते हैं, मतलब महिलाओं के हो सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूह किसी के भी हो सकते हैं। छठा, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है। तो करेंसी हमें पता है ना, करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है। तो करेंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है कि करेंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है। बैंक शाखा का कौन सा साधन है। तो बैंक शाखा का कौन सा साधन है, औपचारिक साधन है। क्यों, हम बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो वो हमसे जो उचित डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मांगता है, हमसे कम ब्याज दरों पे हमें ऋण देता है, और उसमें समय भी ऋण का ज़्यादा होता है। मतलब ऋण जो हमें देता है वो हमें ज़्यादा दिनों के लिए देता है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल इतने सालों के लिए हमें वो ऋण देता है। तो इसलिए हमारा औपचारिक क्या होगा, वो बैंक होगा, साख के लिए औपचारिक साधन। और 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है। तो साहूकार उधार राशि पर ब्याज लेता है, कौन लेता है, मतलब जो साहूकार ब्याज लेता है
वो कौन सी दर पे लेता है, बहुत अधिक दर पे, बहुत कम दर पे, सामान्य दर पे, कुछ नहीं। तो जो साहूकार बताया था ना, साहूकार क्या होते हैं, वो अनौपचारिक साधन होते हैं ना, अनौपचारिक साख के साधन होते हैं। वो साहूकार मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में वो लेते हैं, ब्याज लेते हैं। तो इसलिए क्या होगा हमारा आंसर, बहुत अधिक होगा, कि जो साहूकार होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में ब्याज दर, बहुत अधिक ब्याज दर पे वो ऋण देते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने और वाले निम्नलिखित में से बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक से कर्ज लेने वाले अधिकांश कौन है। तो बताया था ना, बांग्लादेश में जो स्वयं सहायता समूह है महिलाओं के, वो ग्रामीण बैंक से कर्ज लेते हैं। तो मतलब ज़्यादातर वहाँ पे महिलाएं ही हैं जो स्वयं सहायता समूह के रूप में या फिर खुद के रूप में महिलाओं ने मिलकर वहाँ के ज़्यादातर ऋण लिए हैं बैंकों से, ग्रामीण बैंकों से। तो ठीक है, ये हो गया। प्रश्न नंबर 10, धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत होता है। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होगा कि जो जो ज़्यादा रिच फैमिलीज होती हैं तो उनके लिए कौन सबसे अच्छा स्रोत होगा ऋण लेने के लिए, औपचारिक या अनौपचारिक। तो देखिए, जो बड़े फैमिलीज होते हैं जिनमें पैसा ज़्यादा होता है, तो वो तो क्या क्या है ना कि वो ऋण बड़े आराम से ले लेते हैं। इतना भाई मेरे को इतने का ऋण चाहिए, सीधे जाएंगे बैंक में, जो मतलब बैंक में सीधे जाएंगे, उनको मतलब उनसे कोई इतना झंझट भी नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि वो भाई ज़्यादा रिच्ड हैं, तो अपना कुछ भी रख सकते हैं, मतलब गिरवी भी रख सकते हैं। या फिर मैनेजर्स को, भाई मेरे को 1 करोड़ का ऋण चाहिए, ला तू 10 लाख तू ले ले, बाकी 90 लाख मेरे को दे दे, बाकी अपना आराम से भरते रहेंगे। तो फिर वो भी जानते हो ना, ये ऐसे भी होता है। प्रश्न नंबर 11, सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये अनाज का आज से बहुत पहले, जब क्या नाम है मुद्रा नहीं थी, तो किसी भी वस्तुओं के लिए कुछ भी करना होता तो हम क्या करते थे, तो हम यहाँ पे अनाज लेकर कोई भी वस्तु लेते थे, अनाज देकर कोई भी वस्तु लेते थे। तो ऐसे ही होता था, अनाज का लेन देन भी कर लेते थे, वस्तु विनिमय भी हो जाता था। ठीक, तब की बात कर रहा है। तो अब हम करेंगे 1 अंक वाले वो क्वेश्चन जो आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स। कुछ ही घंटों में या फिर कुछ ही हम ये दूसरा जो पार्ट हैगा वीडियो का, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। सो अभी गुड बाय बाय।